अपने इष्ट देवता श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है 21 जून 2020 यानी 21 जून 2020 संडे के दिन रविवार के दिन होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स। तो इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि यह ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक होगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसका सूतक कितने बजे से लगेगा और सूतक काल के दौरान और ग्रहण काल के दौरान क्या कार्य करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, इस ग्रहण का किस राशि पर किस नक्षत्र पर क्या प्रभाव होगा, यानी आपकी जन्म राशि के अनुसार इस ग्रहण का क्या फल आपको मिलेगा, आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार इस ग्रहण का क्या फल आपको मिलेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि पूरे विश्व पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, किन देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे सोना चांदी खाद्य वस्तुएं की कीमतों के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, यानी इस ग्रहण के प्रभाव से सोना चांदी और खाद्य वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी घटेगी। तो आइए आरंभ करते हैं। यह जो ग्रहण है यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है, यानी आकाश में आपको सूर्य कंकणाकृति के दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे आकाश में कोई चांदी का कंगन चमक रहा है, एक फायर रिंग की तरह सूर्य दिखाई देने लगेगा, क्योंकि सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह ढक लेंगे और केवल साइड से ही रोशनी दिखाई देगी। तो यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, अन्यथा आंखों पर बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण आषाढ़ के महीने की अमावस्या के दिन होगा और विक्रम संवत रहेगी संवत 2077। ग्रहण के आरंभ होने का और ग्रहण के समाप्त होने का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह 4 महानगर हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई। तो इन स्थानों में यह ग्रहण कब आरंभ होगा और कब समाप्त होगा यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अन्य नगरों का भी सूर्य ग्रहण समय देखना चाहते हैं तो यह आप स्क्रीन पर सारणी देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप अपने गांव या शहर का ग्रहण का समय देख सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक में जो भी शहर है उस शहर का ग्रहण का समय देख लें। उसमें और आपके गांव के ग्रहण के समय में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो स्थूल रूप से कह सकते हैं कि यह ग्रहण लगभग 3.5 घंटे का रहेगा। देखिए, ग्रहण जितने समय रहता है, यानी जितने बजे से आरंभ होता है और जितने बजे समाप्त होता है, उतने समय तक यथासंभव किसी को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और इस समय में अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप करना बहुत अच्छा रहता है। बहुत से लोग इस समय का इंतजार करते हैं क्योंकि बहुत से मंत्रों की सिद्धि इस समय में हो सकती है। ग्रहण के समय में किए गए मंत्र जप सिद्ध हो जाते हैं। ग्रहण के समय में किए गए मंत्रों का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए इस ग्रहण काल के दौरान आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप करें, या गायत्री मंत्र का जप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। यदि यह ग्रहण आपकी राशि और नक्षत्र के अनुसार बुरा है तो यदि आप इस ग्रहण काल के दौरान जप करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा। इसके अलावा आप भगवान के किसी भी नाम का जप कर सकते हैं, उनका भजन कीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि यह ग्रहण रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए शास्त्रों में इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा गया है। और इसके लिए ऐसा कहा गया है कि चूड़ामणि ग्रहण के दिन किए गए तीर्थ स्नान दान जप आदि का बहुत अधिक फल मिलता है। शास्त्र कहता है कि ग्रहण आरंभ होने के 12 घंटे पहले ही उसका दुष्प्रभाव आरंभ हो जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले ही उसका सूतक आरंभ हो जाता है। यानी यदि स्थूल शब्दों में कहें तो इस ग्रहण का सूतक 20 जून को ही रात्रि 10 बजे से आरंभ हो जाएगा और यह सूतक 21 जून को सूर्य ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। और ऐसा कहा गया है
कि सूतक के दौरान बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और सूतक काल के दौरान यथासंभव खाने पीने की चीज़ों के हाथ ना लगाएं, अपने भगवान के पूजा घर में पर्दा लगा दें और खाने पीने की वस्तुओं पर दरभा, जिसे डाभ भी कहते हैं, वह रख दें। दरभा एक तरह की घास होती है और यह बहुत पवित्र मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान जो दुष्प्रभावी विकिरणें निकलती हैं उन्हें रोकने में यह दरभा सक्षम है। इसलिए अपने खाने पीने की वस्तुओं पर, भगवान के पूजा घर में, पवित्र स्थानों पर जगह जगह यह दरभा रख दें, क्योंकि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है और पूर्ण सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक असर पड़ता है। और यह असर ग्रहण होते ही हो जाए यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय बाद में ग्रहण का पूरा असर पृथ्वीवासियों पर आए। इसके साथ ही कुछ विद्वान ज्योतिषी ऐसा भी कहते हैं कि ग्रहण होने से पहले ही घटनाएं अपना आकार लेने लगती है, यानी ऐसी स्थितियां बनने लगती है कि ग्रहण का जो प्रभाव होने जा रहा है वह कुछ अर्थों में ग्रहण से पहले ही थोड़ा थोड़ा आरंभ हो जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक विशेष रहता है, ऐसा कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि जिस नक्षत्र में ग्रहण पड़े उस नक्षत्र को शुभ कार्यों में प्रयोग में नहीं लें, यानी उस नक्षत्र के दिन शुभ काम 6 महीने तक नहीं करें। कुछ विद्वानों का मत है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रभाव वर्ष भर रहता है, तो कुछ पश्चिमी विद्वानों का मत है कि ग्रहण जितने समय रहे उतने वर्ष तक उस ग्रहण का प्रभाव रहता है। जैसे उदाहरण के लिए श्री जे.सी. लूथरा, जो कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के, संहिता ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने संहिता ज्योतिष पर एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जितने घंटे रहे उतने वर्षों तक उस ग्रहण का प्रभाव रहता है। तो जैसे यह सूर्य ग्रहण लगभग 3.5 घंटे रहेगा तो 3.5 वर्षों तक इस ग्रहण का प्रभाव होगा, ऐसा उनका कहना है। अब क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का? तो देखिए कि सूर्य ग्रहों का राजा है, तो सूर्य पर ग्रहण लगने का अर्थ है विभिन्न देशों के जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर इस ग्रहण का बुरा असर आ सकता है। साथ ही यह समझिए कि अपनी फील्ड में जो राजा हैं, टॉप हैं, टॉपर जो हैं, चाहे वह बिजनेस में टॉपर हों, चाहे वह कोई बड़े धर्माध्यक्ष हों, चाहे वह कोई बहुत बड़े राजनीतिक पद पर हों, चाहे वह कोई बहुत बड़े सरकारी पद पर हों, तो उन लोगों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव आ सकता है। यदि उनकी कुंडली के अनुसार भी उनका समय बुरा हुआ तो निश्चित ही यह बुरे फल बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिन जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई दे उन उन देशों पर इसका विशेष प्रभाव होगा। और इसके अलावा क्योंकि यह ग्रहण मिथुन राशि में पड़ रहा है, तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, संहिता ज्योतिष के अनुसार, मिथुन राशि जिन देशों का संबंध है उन देशों पर भी इसका प्रभाव विशेष आएगा। यह ग्रहण पूरे भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो, इथोपिया, साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप, एशिया के अधिकांश भागों में, रशिया का नॉर्थ पार्ट छोड़कर सभी जगह दिखाई देगा। और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में सूर्य अस्त से जस्ट पहले दिखाई देगा। यह कहीं पूर्ण दिखाई देगा तो कहीं आंशिक यानी पार्शियल दिखाई देगा। भारत के उत्तरी भाग में यह पूर्ण दिखाई देगा। मिथुन राशि का संबंध है यूएसए, कनाडा, साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, बेल्जियम, इटली आदि देशों से, और बड़े बड़े शहरों में लंदन, मेलबोर्न, सैन फ्रांसिस्को आदि से बताया गया है। तो इन सभी जगह इस ग्रहण का विशेष फल मिल सकता है। और यदि इन देशों के शासकों की कुंडली में भी खराब योग हैं तो निश्चित ही उस ग्रहण का बुरा फल देखने में आएगा। और इसके अलावा देशों की जन्म कुंडलियां भी होती हैं, तो उनकी कुंडली के अनुसार भी यह विचार किया जाता है। महान ज्योतिषाचार्य श्री वराह मिहिर जी ने अपने ग्रंथ बृहद जातक में आषाढ़ के महीने में लगने वाले सूर्य ग्रहण का फल इस प्रकार लिखा है। यह जो स्क्रीन पर आपको श्लोक दिख रहा है, इसका अर्थ है कि आषाढ़ के महीने में सूर्य ग्रहण यदि लगता है तो नदियों में जल प्रवाह बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। पानी के कारण संकट आ सकता है। तो पानी के कारण संकट दो तरह से आ सकता है कि बारिश ना हो तो भी पानी के कारण संकट है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी पानी के कारण संकट है।
तो जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ वर्षा कम होने की संभावना है, और जहाँ अधिक होती है वहाँ बहुत अधिक होने की संभावना है। और ऐसा लिखा है कि आषाढ़ में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के प्रभाव से किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, कंधार यानी अफगानिस्तान, जंगली प्रदेश, कश्मीर और चीन को भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। जिस वर्ष में यह ग्रहण पड़ता है वह वर्ष बहुत परेशानियों का वर्ष होता है। अभी के समय में कोरोना के कारण अधिकांश देश चाइना से नाराज हैं, और यह सूर्य ग्रहण के लिए वराह मिहिर जी ने कितने सैकड़ों वर्षों पहले ही लिख दिया था कि आषाढ़ के महीने में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के प्रभाव से चीन देश को संकट का सामना करना पड़ेगा, और इसकी भूमिका अभी से बनने लगी है। अब देखिए, यह पुराने रिकॉर्ड्स हैं कि जब भी कोई बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ है और वह किसी देश के प्रमुख आदमी की कुंडली के अनुसार खराब रहा है, तो उस पर बड़ी विपत्ति आई है। कि जैसे देखिए, महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो उससे 2.5 महीने पहले सूर्य ग्रहण लगा था, जो कि उनकी कुंडली के मारक ग्रह मंगल पर स्थित राशि पर पड़ा था। और इसी तरह इब्राहिम लिंकन की हत्या के 3 दिन पहले चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि उनकी जन्म कुंडली में मंगल स्थित राशि पर था। जॉन एफ कैनेडी की हत्या के 4 महीने पहले उनकी कुंडली में शनि स्थित राशि पर ग्रहण लगा था। और इसी तरह संजय गांधी की मृत्यु के पहले उनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में ग्रहण लगा था, और वह कुंभ राशि में था, जो कि वायु तत्व की राशि में है, जो कि वायुयान दुर्घटना से मृत्यु का संकेत था। इसी तरह और भी बहुत से उदाहरण हैं, और यह देखा गया है कि उच्च राजनीतिक लोगों के जन्मकालीन मंगल या शनि पर ग्रहण लगे, या उनके अष्टम भाव, सप्तम भाव या द्वितीय भाव में ग्रहण लगे, तो उस व्यक्ति को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, मीडिया में प्रचलित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की कुंडली में यह ग्रहण अष्टम भाव में लग रहा है, जो कि प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही चुनौती भरा रह सकता है। अब यह कुंडली कितनी सही है यह कहना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए, यह ग्रहण मिथुन राशि के अंतिम द्रेश कांड में लग रहा है, तो इसका फल शास्त्र में बताया गया है। उच्च पदासीन व्यक्तियों पर संकट आएगा, देश को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, धार्मिक लोगों के बीच झगड़े होंगे, बहुत सी दुखद और शोकपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। फाइन आर्ट्स रिलेटेड पीपल यानी ललित कलाओं से संबंधित बड़े कलाकारों पर संकट आ सकता है। फिर इस ग्रहण के ऊपर मंगल की दृष्टि रहेगी, जिसका फल यह बताया गया है, चोरी, डकैती, आगजनी और युद्ध आदि की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस ग्रहण में बुध ग्रह भी संयुक्त है, जिसका फल बताया गया है, शासक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और युवा वर्ग पर परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा कहा गया है कि ग्रहण के बाद 7 दिन के अंदर अंदर यदि धूल भरी आंधी चले तो यह महामारी फैलने का संकेत है। और वैसे भी ऐसा कहा गया है कि वायु तत्व की राशि में यदि सूर्य ग्रहण पड़े तो यह महामारी फैलने का, सूखा पड़ने का, प्राकृतिक आपदा आने का संकेत होता है, और यह ग्रहण वायु तत्व की राशि में ही पड़ रहा है। अब बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो सोना, चांदी आदि कीमती धातुओं में इस ग्रहण के प्रभाव से अच्छी तेजी आ सकती है, और इसके अलावा खाद्य पदार्थों में भी तेजी के योग इस ग्रहण के कारण बनते हैं। अब देखिए, इसमें एक रिलीफ की बात यह है कि जिस समय में ग्रहण आरंभ हो उस समय की जन्म कुंडली बनाकर देखा जाता है कि कौन से भाव में ग्रहण पड़ रहा है। तो भारत के लिए यह अच्छी बात है कि यह ग्रहण लाभ स्थान में पड़ रहा है, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के समय की कुंडली के अनुसार यह ग्रहण द्वितीय भाव में पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की कुंडली में यह ग्रहण अष्टम भाव में पड़ रहा है। तो यह मिले जुले फल देने वाला ही है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन चाइना के लिए यह ग्रहण निश्चित ही खराब रहेगा। अब देखिए, यह ग्रहण पड़ रहा है मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में, और ग्रहण समाप्त होते होते चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में आ जाएंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए, और खासकर मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण और आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण बहुत खराब रह सकता है। इसके अलावा फल दीपिका में लिखा है कि जन्म नक्षत्र, अनुजन्म नक्षत्र और त्रिजन्म नक्षत्र, इन पर यदि ग्रहण पड़े तो वह संकट की सूचना होता है। तो जिन लोगों का चित्रा नक्षत्र है, या शतभिखा नक्षत्र है, या स्वाति नक्षत्र है, या धनिष्ठा नक्षत्र है,
तो यह जो ग्रहण पड़ेगा यह या तो उनके अनुजन्म नक्षत्र में होगा या त्रिजन्म नक्षत्र में होगा। तो इन नक्षत्र वाले लोगों के लिए भी यह ग्रहण अच्छा नहीं है। साथ ही आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी विचार कर लें कि जन्म कुंडली के अनुसार दशा, अंतर्दशा, योगा योग के कारण आपका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। यदि दशा अंतर्दशा के प्रभाव से भी समय अच्छा नहीं है तो निश्चित ही इस ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं है और आपको ग्रहण काल के दौरान बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। और आपको ही नहीं, सभी लोगों को ही ग्रहण शुद्ध होने के पश्चात स्नान करके दान करना चाहिए। अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान। यह करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम आएगा। इसके अलावा जिन लोगों की जन्म राशि मेष, सिंह, कन्या या मकर है, उन लोगों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायक है, अच्छा है। इसके अलावा सभी राशि वालों के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है और विशेषकर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण चौथा, आठवां या 12वां होगा तो उनके लिए यह विशेष खराब बताया गया है। बाकी एकदम सही जानकारी तो आपकी जन्म कुंडली के द्वारा ही हो सकती है कि जन्म कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, उसे देखकर ही पूर्ण सटीक फल बताया जा सकता है। क्योंकि जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है, यदि आपके अष्टक वर्ग में वहाँ बहुत अधिक बिंदु हैं, सर्वाष्टक वर्ग में 30 या 30 से अधिक बिंदु हैं, तो यह ग्रहण आपके लिए बुरा नहीं रहेगा। लेकिन वहीं यदि सर्वाष्टक वर्ग में उस राशि में 24 से कम बिंदु हैं, जितने ही ज़्यादा कम बिंदु होंगे उतना ही यह ग्रहण आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। इसके अलावा ग्रहण जिन डिग्रीज पर पड़ रहा है, जिन नवमांश में पड़ रहा है, वह यदि आपके लग्न से खर नवमांश आता है या चंद्र कुंडली से खर नवमांश आता है तो यह ग्रहण बहुत बुरा आपके लिए साबित हो सकता है। और उसके अलावा जन्म कुंडली में कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, डायूर्नल डिग्रीज होती है ग्रहों की, उन पर यह ग्रहण पड़ना भी आपके ऊपर कोई बहुत ही विशेष प्रभाव डाल सकता है। कुल मिलाकर शास्त्रों में पूर्ण सूर्य ग्रहण को अच्छा नहीं बताया गया। तो इसके बुरे प्रभावों से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की शरण ग्रहण करें, उनके मंत्रों का जप करें, दान करें, धर्म करें, व्रत करें। वही इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।